नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसके जो फॉर्म हैं ऑनलाइन हो चुके हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि 3 मार्च से इसके नोटिफिकेशन के साथ ये जो एप्लीकेशन है आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अब विषय ये बन जाता है कि हम इसकी तैयारी करें कैसे, तैयारी करने का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, तैयारी करने के साथ साथ हमारे पास रिसोर्स क्या होने चाहिए, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या अभी हाल ही में चेंजिंग हुआ है इसमें ऑप्शनल को हटाने के बाद क्या इसकी भूमिका है, सारी बातें समझेंगे। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक क्या स्थिति यूपी पीसीएस के अंतर्गत। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपी पीसीएस का पेपर 3 लेयर पे था। फर्स्ट, जिसको हम लोग प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस 2 पेपर का विवरण था। यहाँ पर आपको 150 प्रश्न आते हैं 200 नंबर में, और यहाँ पर 100 प्रश्न आते हैं यहाँ भी 200 नंबर में। दैट इज क्वालिफाइड पेपर है ओनली, जिसको हम लोग सीसेट के नाम से जाते हैं। अभी तक जो मेंस का ढांचा था आप जान पाते होंगे, तो यहाँ पर एक ऐसे का पेपर होता है जहाँ पर आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं, जो आपको 150 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। एक ऐसे 700 750 वर्डों में लिखना होता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक हिंदी का पेपर होता था, अभी भी है ये, इसको नहीं हटाया गया, ये भी 150 नंबर का है। बाकी यहाँ पर जीएस के 4 पेपर, जीएस 2 और 3 और ये 4 पेपर, एक पेपर 200 नंबर का होता था, ये अभी भी होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, ये 800 नंबर का हो गया। उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शनल होता था। अब यहाँ ऑप्शनल को हटाने के बाद ये 200 नंबर के 2 ऑप्शनल के पेपर हुआ करते थे, तो यानी 400। अब इस 400 के स्थान पर यहाँ पर पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 जो है इसमें रख दिए गए। अब प्रश्न ये बन जाता है कि अब हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। अब ये जो मैदान है सभी के लिए समान हो चुका है। जहाँ स्केलिंग की एक समस्या निकल के आ रही थी, आज वो ऑप्शन को हटाने के बाद यहाँ पेपर नंबर 5 पेपर नंबर 6 में क्या रखा गया इसको भी जानेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं। रही बात तीसरे चरण में इंटरव्यू की, यहाँ पे 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो कुल मिला के पहले भी ये 1500 नंबर का यहाँ पे होता था, मींस अभी भी 1500 नंबर का ही होगा। बट इसकी जगह क्या कर दिया गया है, जहां पेपर नंबर ये ऑप्शन के 400 नंबर का ऑप्शन होता था, वहां पे पेपर नंबर 5 पेपर नंबर 6 को रखा गया है। इस पे जानेंगे, चर्चा करेंगे कि हाँ पेपर नंबर 5 में पेपर नंबर 6 में क्या क्या रखा गया है, ये सारी बातें करेंगे। कुल मिला के 1600 नंबर में से आउट ऑफ यहाँ से मेरिट बनाई जाती है। दूसरी बात, पहले हम ये जान लें कि जो नोटिफिकेशन को पहले आराम से पढ़ें, जितने भी इसके स्टेप्स हैं, इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आरक्षण क्या होना चाहिए, ये बहुत सारे यूट्यूबरों ने इसको ऐसे करके फैला रखा है, ध्यान रखना इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। आप यूपीएससी के, स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट हैं, आपके अंदर एक गुण होना चाहिए। वो गुण होता है कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने से पहले ये जान लें कि हमें एलिजिबिलिटी क्या कैसी कैसी मांगी गई है, क्या इसकी आयु सीमा है, क्या इसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, साथ में क्या आरक्षण की प्रणाली है, या क्या इसमें डॉक्यूमेंट मांगे हैं। तो यहाँ पे जो 5 6 10 11 लेटर में जो नहीं 8 पेजों में इसको दे रखा है, इस 8 पेज को पढ़ने के लिए अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते, किसी यूट्यूब के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से पढ़ते हो, तो ये मान के चले कि आप कम से कम फॉर्म भरने की वाली जिज्ञासा को ही नहीं समझ पाए। इसीलिए इसको बहुत आराम से पढ़ें। यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है वो 3 मार्च है, और जो एंडिंग जो डेट है ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, 3 अप्रैल तक इसको भर पाएंगे। ऑनलाइन सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे 6-4 के बीच में रखी गई है। महत्वपूर्ण बातें हैं कि OTR सिस्टम क्या होता है, यहाँ फीस के बारे में दर्शाया गया कि यहाँ कितनी कितनी फीस होगी। ये सब बेसिक बातें हैं। इन बेसिक बातों को भी तुम मुझसे पढ़ोगे तो बाकी जो यूट्यूब वाले लोग बैठे हुए हैं उनसे क्या पढ़ोगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको तुम स्वतः पढ़िएगा, और 1 बाय 1 जो समझ में नहीं आए इसमें वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यहाँ पूरा व्याख्यान में कर डालूंगा। यहाँ पे कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिनके लिए फिजिकल क्वालिटी भी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी भी बहुत जरूरी होती है, उसके बारे में हाइट वाइट का डाटा दिया गया है। उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर साक्षात कैसे होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, आयु सीमा क्या होगी, 21 साल से 40 साल होनी चाहिए, इसके लिए क्या उन्होंने डाटा रखा गया, ये सब बेसिक बातें हैं। इन पे कोई चर्चा करने का मेरा कोई विषय नहीं बनता है। आइए अब मुझे विषय पर किस पे बात करनी है, यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास कर लेते हैं, जो हाल ही में यूपीएससी के द्वारा पूरा डाटा यहाँ दिखाया गया है। आइए चर्चा कर लेते हैं इस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत जो 4 पेपर होते हैं, उन 4 पेपरों में अगर पहले पेपर की तरफ हम लोग जाएंगे प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो ये वाला है, जिसको हम लोग GS1 कहते हैं। GS1 यहाँ पे 150 प्रश्न आते हैं। इसको बड़े इम्तिहान से पढ़ो। पहला टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, और नंबर 2 भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन,
तीसरा भारत एवं विश्व का भूगोल, चौथा भारतीय राजनीति का रसायन। तो ये एक सिलेबस है, इसको तुम आराम से डेफिनेटली तरीके से इसको लर्न कर सकते हो। लेकिन अब हम समझेंगे कि हमें अभी जो चेंजिंग देखने को मिल रहे हैं वो चेंजिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुए हैं, इनके बारे में हमें जानने का एक विषय बन जाता है। जब तक ये नहीं जान पाओगे तब तक चीज़ें नहीं कर पाएंगी। अगर जिस तरीके से हम लोग ये देखें कि जीएस फर्स्ट पेपर में, अगर हम यहाँ जाएं, जीएस फर्स्ट पेपर में जिस तरह से पहले यूपी पीसीएस लेता था वैसे सेम किया है, लेकिन जो यूपी की जो चीज़ें थी उनको जीएस नंबर 5 में 6 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जीएस फर्स्ट पेपर जो होगा बिल्कुल यहाँ सेम होगा, जिस तरीके से पहले होता था उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। पर यूपी विशेष जो होता था प्रत्येक जीएस के साथ, उसको 5 और 6 में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसे जीएस 2 में जाएंगे तो यहाँ पे पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर, इन सब के पार्ट को पहले भी वही होता था, आज भी वही होती है। इसके पीछे मैं पूरी वीडियो बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा कि कैसे तैयारी करनी, कैसे नहीं करनी है। अगर जीएस 3 की तरफ जाएंगे तो वही इकोनॉमी, एनवायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें यहाँ हुआ करती थी, वो भी सेम होती हैं। जीएस 4 में कहा जाए तो इथिक्स होता था, इथिक्स आज भी है, वही है। लेकिन अगर हम जीएस 5 की बात करेंगे तो सबसे गंभीर विषय यही बन जाता है कि जीएस 5 में इन लोगों ने क्या रखा है। ये रहा जीएस 5 का डाटा। आप देखिएगा, जब आप जीएस 5 में निकल के आ जाएंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में रखा गया, उत्तर प्रदेश की इतिहास के बारे में लिखा है, सभ्यता के बारे में लिखा है, संस्कृति के बारे में लिखा है, भारत की वास्तुकला, उसकी गहन महत्वता, रखरखाव के बारे में लिखा गया है। 1857 क्रांति में बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान कैसे रहा, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्र सेनानी का व्यक्तित्व कैसे रहा, पर्सनालिटी कैसे रही, कुछ शहरी जनजाति जो मुद्दे हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की लोक सेवाएं या जितने भी न्यायालय उसके बारे में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के विशेष राज्य मानदंड जो भाषा उसके बारे में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश गुड गवर्नेंस के बारे में पूछने का प्रयास कर रहा है, उत्तर प्रदेश रिफॉर्म जो है भूमि सुधार उसके बारे में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के जुड़े मुद्दे जितने भी हैं, यहाँ उपवास के बाद प्रसार विकास कैसे हुआ उसके बारे में पूछ रहा है। यानी जो यहाँ पे चैप्टर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट नंबर ये रखा गया है 5वें स्थान पर, यानी कह सकते हैं इस विषय को जोड़ा गया है जिसके उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, पॉलिटी के बारे में, यानी एनवायरमेंटल के बारे में, इसके बारे में वो यहाँ पूछने का प्रयास कर रहा है। ये रहा टॉपिक नंबर 5। इसके बाद इसी में 5 में और भी चीज़ें समाहित की गई हैं। यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे काले धन के बारे में पूछने का प्रयास कर रहा है, सोशल साइड के बारे में पूछने का प्रयास कर रहा है, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बारे में पूछने का प्रयास कर रहा है, स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा है, शिक्षा प्रणाली के बारे में पूछ रहा है, विकास के बारे में पूछ रहा है, समसामयिक घटनाओं के बारे में पूछ रहा है, पर्यटन के मुद्दे में बारे। यानी ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर टॉपिक जो चैप्टर नंबर मिला है ये हमारे पास 5वां जो पेपर आया है, इसमें कंप्लीटली उत्तर प्रदेश की संरचना के बारे में पूछा जाएगा। अब जाए क्वेश्चन टॉपिक नंबर हम लोग 6 की तरफ, तो यहाँ उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में कुछ रखा गया है, वहां पे पॉलिटिकल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, यहाँ ज्योग्राफिकल और यहाँ इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में जो घटनाएं होती हैं यूपी के अंतर्गत उसके बारे में ये चर्चा कर रहा है। तो यानी कुल मिला के 23 टॉपिक इसके अंतर्गत हैं। तो अगर यहाँ पे जीएस 5 में जाएंगे तो वहां पर 21 टॉपिक को रखा गया है, और जीएस 6 में जाएंगे तो वहां 23 टॉपिक को रखा गया है। यहाँ पर हिस्ट्री का पार्ट रखा गया है, पॉलिटी का पार्ट रखा गया है, करंट का पार्ट रखा गया है, लेकिन यहाँ अगर जाएंगे तो इकोनॉमी का पार्ट रखा गया है, ज्योग्राफी का पार्ट रखा गया है, और इवन कहा जाए तो इकोनॉमी के, ज्योग्राफिक और इन्वायरमेंटल का पार्ट को रखा गया है। कुल मिला के यहाँ पे यूपी का जो वेटेज है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। यानी यूपी के वेटेज का मतलब जो स्केलिंग की समस्या है, जो बाकी समस्याएं हैं वो इस पेपर के माध्यम से, जैसे मध्य प्रदेश है या यूपी है, सॉरी बिहार है या राजस्थान है, वो अपने स्टेट के अत्यधिक भूमिका में यहाँ प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ रखने की वजह से उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं यहाँ लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। अब ये प्रश्न बन जाता है कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। आइए इस विषय पर हम पूरी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, मैं फिर बोल रहा हूं। एक वो स्टूडेंट जो अपना स्टैटिक पार्ट रेडी कर चुके होंगे, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जिन्होंने स्टैटिक पार्ट रेडी कर लिया हो गया, तो आप मान के चले आपके पास 60 डे के अराउंड ही आसपास बचे हुए हैं। अब इस 60 दिन की तैयारी में सबसे जरूरत है कि आप रिवीजन में फोकस करिएगा, ओनली रिवीजन करिएगा, नया पढ़िएगा, लेकिन मिड मार्च के लास्ट तक ही आप पढ़ने का प्रयास करें। जो आपकी कुछ समस्याएं हैं, जो आप रिवीजन कर पा रहे हैं, पीवाई की क्वेश्चन को दे पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा पा रहे हैं, उसमें जो डाउट निकल के आ रहे हैं उसमें से नया खोजने का प्रयास
एंड मार्च तक ही करें, अप्रैल में पूरा फोकस रिवीजन पे कन्वर्ट कर दीजिएगा। और रिवीजन को कैसे करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जो विद्यार्थी अभी स्टैटिक पार्ट रेडी नहीं किए हैं, ध्यान रखना, यानी उनका स्टैटिक पार्ट, उनको हिस्ट्री का कुछ ढांचा नहीं पता, इकोनॉमी का नहीं पता है, साइंस का नहीं पता है, ज्योग्राफी का नहीं पता, तो विषय क्या बन जाता है कि यहां पर एक गंभीर विषय बन जाता है कि क्या तुम 2 महीने में इतना कुछ पढ़ने के बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। हो सकता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें, क्या मेंस के लिए पार्टिसिपेट कर पाओगे? सोचिए, इमेजिंग करिएगा। तो यहाँ थोड़ा असंभव सा लग रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को ट्राई करने के लिए आप यहाँ पे कुछ ऐसे कोर एरियाज को डिफाइन करें, जैसे 4 से 5 कोर एरिया, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, या करंट अफेयर है, या जो हिस्ट्री है, कुछ ऐसे एरिया को डिफाइन कर लीजिएगा। तो सिर्फ आप यहाँ पे घटना चक्र को पढ़ लीजिएगा और PYQ क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। यहाँ से जितना हो पाएगा राम भरोसे आप उतना कर पाएंगे तो अच्छा है। यदि तुम ये बोलो कि 2 से 2.5 महीने में पूरा UPSC का UPPCS को पढ़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे, यहाँ से बाजार में मिलने वाली रंगीन किताबों के माध्यम से अपने अंदर की एनर्जी को तुम आगे बढ़ाओगे, तो रंगीन किताबें तुमको कहीं ना कहीं जाके, ध्यान रखना, किसी गड्ढे में ठूस डालेंगी। उनसे बचने का प्रयास करें। दूसरी बात, यहाँ पे अब जो विद्यार्थी जो तैयारी है, बिल्कुल आप 1 से 2 दिन, होली तक आप ध्यान रखना, अपनी तैयारी को इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा कि मुझे इस 10 दिन में, 5 दिन में ये रेडी करना है, 5 दिन में ये रेडी करना है, 5 दिन में ये रेडी करना है। सपोज दैट जैसे आप पॉलिटी को पढ़ोगे, तो पॉलिटी को पढ़ने के लिए 3 पैरामीटर से रेडी कर लीजिए। पहली बात तो ये है कि आपने स्टैटिक पार्ट के कुछ नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो आपने किताब को मार्क करा होगा, तो उसको भी एक बार इकट्ठा कर लो। दूसरी बात, PYQ के आधार पर आपने देखा होगा, तो यहां आप घटना चक्र को जो भी पूर्वावलोकन आता है उसको रेडी कर पा रहे होंगे। फिर यहां से लेटेस्ट जो इंडिविजुअल जो टेस्ट है उसका 1 या 2 टेस्ट, यानी एक सेगमेंट के इतना कंटेंट को रेडी कर लो। पहली बात, स्टैटिक पार्ट के नोट्स, चाहे आप NCERT से पढ़े हो, कोई कोचिंग से पढ़े हो, कोई किताब से पढ़े हो, वहां उसको रेडी कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आता है पॉलिटी का, उसको लेने के बाद जो भी यहाँ पे लेकर लास्ट के 10, 15, 20 सालों के पेपर आए हैं उसकी व्याख्यान अच्छी तरीके से यहाँ आप देख लेंगे, तो PYQ भी हो जाएगा और लेटेस्ट कुछ कंसेप्ट पे आपकी पकड़ भी हो जाएगी। उसके बाद भी आपको यहाँ 1 या 2 पॉलिटिक्स का इंडिविजुअल टेस्ट लगाना है कि आप 150 प्रश्नों में से कितने सही कर पाते हैं। तो यानी इस तरीके से अगर आप एक सब्जेक्ट के प्रति अपनी एक समझ को विकसित करोगे तो फिर आपके दिमाग में आराम से टैकल कर पाएंगे। क्योंकि आप, जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री में लगभग 20 से 22 प्रश्न आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको हिस्ट्री के सभी पिलर को रेडी करना है। एनसीईआरटी को, मेटाबॉल को छूने का प्रयास भी ना करें, मॉडर्न को आप छू लीजिएगा, स्पेक्ट्रम से रेडी कर लो, घटना चक्र पढ़ लीजिएगा, वो इनफ है, और उसके साथ एक टेस्ट लगा लीजिएगा। ऐसे ही ज्योग्राफी को इकट्ठा कर लो, ऐसे ही साइंस को इकट्ठा कर लो, ऐसे इकोनॉमी को इकट्ठा कर लीजिएगा। तो क्या होगा, आप एक सिस्टमेटिक वे बना पाएंगे। और पूरा सेट करिएगा कि मुझे इसको ध्यान रखना 12 मार्च तक रेडी करना। अब 12 मार्च तक ये सब रेडी कर पाओगे तो उसके बाद फिर ये 18 मार्च तक ये रेडी करना है। तो आप अपने आप को एक टाइम टेबल में मैनेज करिएगा। यानी आप ये मान के चले कि 15 अप्रैल तक हम हर चीज का एक एक बार पढ़ने के बाद 2-2 बार रिवीजन कर लेंगे, टेस्ट दे देंगे। तो बाकी का टाइम जो बचेगा 14 मई के, यहां अपने आप को और निखारने का प्रयास करेंगे। ये जरूरी है आज के समय में अपनी स्ट्रेटेजी को रखना। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे इस समय बाजार में भगने का प्रयास करेंगे। ये जो बाजार है, जो मार्केट है, ध्यान रखना, यहां भगने का प्रयास करोगे। यहां बहुत सारे कोचिंग ज्वाइन करेंगे आप कि लास्ट मोमेंट पे कैसे करें क्रैक। थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सहजिएगा। क्या आप 1 से 1.5 महीने में पूरी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं? क्या 1 से 1.5 महीने में आप पूरी पॉलिटी को पढ़ सकते हैं? क्या 1 से 1.5 महीने में साइंस को पढ़ सकते हो? क्यों मूर्ख बनने जा रहे हो? क्यों समस्याओं घेरने जा रहे हो? आप आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्स रखिएगा और उस पर कुछ नोट्स बना के उससे बेटर कर पाओगे, जहां तुम यहां अपने आप को यहां ठगने के लिए जा रहे हो। दूसरा पॉइंट यहां से बन जाता है कि यदि आप ये सोचो कि हम PYQ के भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग यही काम करेंगे, PYQ के लिए कोचिंग ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग यूट्यूब ज्वाइन करेंगे। इवन कहा भी जाए तो वहां पर रोज डेली यूट्यूब की यंत्र पे, ध्यान रखना, यहाँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वेस्ट करेंगे। इससे बचने का प्रयास करें। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप यहाँ PYQ को भी किसी कोचिंग से, किसी नोट से अगर तुम रेडी करोगे तो फिर किताबें वो बेकार हैं जो PYQ लेके बैठा हुआ है यूपीएससी का, UPPCS का। तो UPPCS के एक साथ कंपाइलेशन करके PYQ के साथ खुद से मेहनत करिएगा। क्योंकि जब आप, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी टीचर यहाँ पे प्रश्न कराता है तो एक प्रश्न को कराने के लिए 4 से 5 मिनट खा जाता है, जबकि तुम उसी प्रश्न को यहां से 1 मिनट में आराम से पढ़ के समझ के कर भी सकते हो। तो बाकी एक प्रश्न के लिए 2 से 3 मिनट आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये क्या है, आपको इसको टाइमिंग को सेव करना है। यानी मैक्सिमम क्वेश्चन कब लगा पाओगे, जब तुम खुद से करोगे। इसमें से हो सकता है किसी आदमी ने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कराए, उसमें से 10 क्वेश्चन तुमको आते भी हैं, तो ये 5 मिनट में यानी 50 मिनट यहाँ इस टाइम के लिए वेस्ट कर पाए आप लोग। तो टाइमिंग को अब तुम्हें सेव करना है। दूसरी बात, अब वर्तमान में जितने भी मार्केट में कोर्स चल रहे हैं, चाहे वो फलाना कोर्स, ब्रह्मास्त्र कोर्स, ये अर्जुन कोर्स, येल कोर्स, वो कोर्स, ध्यान रखना, थोड़ा ठहर जाइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्वाइन नहीं करना है।
क्योंकि जरूरी है। अब तुम्हें डायरेक्शन नहीं चाहिए, अब आपको रिदम चाहिए, डायरेक्शन लेने की कोचिंग जरूरी होती है। अब अगर अब डायरेक्शन लोगे तो 1.5 महीना 2 महीने तैयारी में तुम कैसे पीसीएस क्वालिफाई कर पाओगे। तो अब डायरेक्शन आपको नहीं चाहिए, अब आपको रिवीजन चाहिए, और रिवीजन ध्यान रखना आपको करना है। एग्जाम्पल समझिएगा, सपोज कर लीजिएगा यहाँ पे आप युद्ध में दौड़ना है तुम्हें आज, अब तुम यहाँ कोच ढूंढ रहे हो, भैया बताओ कैसे दौड़ना है, भैया प्रैक्टिस कैसे करनी है, भैया बताइए किस तरीके से हमें यहाँ पे जंप मारना है। अरे बाप रे, यहाँ पे खड़े दौड़ने के लिए अर्जुन की तरह युद्ध में खड़े, और मना कर रहा है युद्ध करने से। भाई लड़ना पड़ेगा तुम्हें, तो यहां तुम्हें लड़ना पड़ता है। तो इसीलिए यहां पर कोच ढूंढने के लिए, यहां कोई अन्य कोचिंग के लिए, कोर्स के लिए थोड़ा ठहर जाइएगा यार। ये सब जरूरतें यहां होती है, तुम चलना स्टार्ट करते हो, अब तुम लड़ना स्टार्ट कर दिए हो और तब बोल रहे हो कि हमें परीक्षण चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। हाय रे, कैसी बात होगी यार। तो उनसे थोड़ा सा ठहर जाइएगा। फिर उसके बाद सबसे जो पिलर हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट पिलर हैं, इन पिलर पर काम करिएगा। जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर के 25 से लेकर 35% के बीच आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट बना हुआ है कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, इसलिए इसे इग्नोर नहीं मानना। तो ऐसे पिलरों को रेडी करना है, ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। करंट अफेयर है, साइंस टेक्नोलॉजी है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंटल है, इकोलॉजी है, यानी कुछ ऐसे पिलर रेडी कर लीजिएगा जहां पे आप 100+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसकी पूरी रणनीति मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, जल्दी से ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम पर, यहाँ सारी चीजें मिलती रहती हैं, आपको कुछ सुविधाएं मिलती रहती हैं, कुछ हैंड रीडिंग नोट्स मिलते रहते हैं, इसलिए वहां जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय।